So let's start with lecture number 27. आज 27 है ना, फॉर पॉलिटी। एंड हमने उस दिन किया था नेशनल इमरजेंसी और उसके सारे प्रोविजंस। आज हम करने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल को। मैंने बताया था कि 3 तरह की इमरजेंसी हो सकती है। द वन इज नेशनल इमरजेंसी, अनदर इज प्रेसिडेंट रूल या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज हम बाकी की दोनों इमरजेंसीज करेंगे, ठीक है। एक करेक्शन है कल वाली क्लास में, वो लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं करती हूँ। उसमें मेजॉरिटी में थोड़ा सा इशू था, कल ध्यान नहीं रहा वो मुझे। इसको क्या कहा जा सकता है? स्टेट इमरजेंसी भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में या उसके किसी एरिया में अप्लाई होती है। फाइन। तो ड्यूटी ऑफ सेंटर क्या है? टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन। ये किसकी ड्यूटी है? यूनियन की, सेंटर की ड्यूटी है, ठीक है। या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। और आर्टिकल देखो, जब भी ये डिक्लेयर होगी ना, 2 आर्टिकल विल बी एट देयर प्ले, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, ठीक है। ग्राउंड्स की जब वो बात करेंगे कि आप कब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हो, तो आपको आर्टिकल 356 देखना पड़ेगा। 356 का क्या मतलब? प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम। अगर उनको सेटिस्फेक्शन है गवर्नर की रिपोर्ट पे और बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी, उनको ऐसे लगता है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, उनको ऐसे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनको अगर ऐसा लगे, उनके मन में अगर ऐसा हो कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा सकता है, तो वो जो है वो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा वो गवर्नर की रिपोर्ट से भी कर सकते हैं और गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमें आर्टिकल देखना पड़ेगा 365। 365 में क्या कहता है? अगर स्टेट फेल होती है सेंटर की डायरेक्शन से कंप्लाई करने में। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? बात मानना, है ना, कंप्लाई करना, जैसे डायरेक्शन दी गई है वैसे ही चलना। अगर सेंटर की डायरेक्शन पे कंप्लाई नहीं करती है स्टेट, तो भी क्या प्रोविजन है? प्रेसिडेंट रूल का, है ना। क्योंकि अगर वो डायरेक्शन सेंटर की डायरेक्शन से डेविएट करती है, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से डेविएट कर रही है। तो अगेन चलिए, अब ये कहते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होगा। यही चेंज था। इस सिंपल मेजॉरिटी से होता है दोनों हाउसेस में, स्पेशल मेजॉरिटी से सिर्फ एक होगा, दैट इज योर नेशनल इमरजेंसी। बाकी की दोनों इमरजेंसी सिंपल से होगी, ठीक है। तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, और ड्यूरेशन कितनी है? 2 मंथ्स की है, कि विद इन 2 मंथ्स उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इश्यूड एट द टाइम, कब? जब लोकसभा कहां है, या तो डिसॉल्व है, या इस 2 मंथ के पीरियड में वो डिसोल्यूशन होना है। जो ये 2 मंथ दिए हैं ना अप्रूव करने के लिए, ये तो इस मंथ में डिसॉल्व हो जाए, या ऑलरेडी डिसॉल्व है लोकसभा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? इसको अप्रूव करना पड़ेगा। और ये जो प्रोक्लेमेशन है, ये 30 डेज तक सरवाइव करेगी। कब? जब वो नई लोकसभा आएगी और उसके 30 डेज तक। फर्स्ट डे जिस दिन वो मिलेगी, उसके 30 दिन मिलेंगे कि अब अप्रूव कर दो, आप नई लोकसभा आ गई है ना। मीन टाइम राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। तो दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए। अगर ऐसा केस आता है कि लोकसभा इज डिसॉल्व, या ये जो 2 महीने मिले हैं अप्रूव करने के लिए, उनमें वो डिसॉल्व होने वाली है, तो क्या करेगा? जब नई लोकसभा मिलेगी तो 30 डेज मिलेंगे उसको अप्रूव करने के लिए। कैसे? 6 मंथ का ओवरऑल टाइम होता है कि 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए, और इसके लोकसभा के। तो कैसे 6 मंथ के अंदर? कैसे? जैसे अगर इसको फर्दर बढ़ाना है प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट की कंसेंट चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए है, तो पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए ना। स्टेट अभी को ना पूरा सिनेरियो पढ़ना। अभी जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, स्टेट असेंबली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेट असेंबली रहेगी या नहीं रहेगी, वो हम सारा आगे करने वाले हैं। उसके बाद फिर ये देखना कि पार्लियामेंट तो फ्री है ना, पार्लियामेंट विल ऑलवेज बी देयर। ऐसा हो सकता है कि देश पार्लियामेंट के बिना चले, है ना। ये पार्लियामेंट के बिना तो नहीं चल सकता, तो रहेगी। या तो राज्यसभा तो रहेगी, इट इज अ कंटिन्यूअस चैम्बर। लोकसभा की बात चल रही है, इफ इट इज डिसॉल्व। और अगर वो डिसॉल्व कब हुई है? इलेक्शन कराने तभी तो डिसॉल्व हुई है ना।
इमीडिएटली बाद इलेक्शन कराए जाएंगे और इलेक्शन करते ही नहीं लोकसभा आ जाएगी और उसको 30 दिन मिलेंगे कि अप्रूव कर दो अब, है ना। आगे बात समझ, कोई और क्वेश्चन है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ड्यूरेशन कितनी रहेगी इसकी, ये कितने टाइम तक अप्लाई रह सकती है? 6 मंथ्स, ठीक है। वो भी कितने मंथ तक रह सकती थी? 6 मंथ तक, और इंडेफिनिट टाइम के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता था, बार बार 6 महीने में अप्रूव करते रहो और उसको एक्सटेंड कर सकते हो, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर किसी स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट ही कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। तो कोर्ट ने क्या कहा कि मैक्सिमम 3 इयर्स तक कर सकते हो और आपको अप्रूव करते रहना पड़ेगा। फाइन, अप्रूवल फॉर एवरी 6 मंथ्स विद सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा इसके लिए। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है? बियॉन्ड 1 ईयर द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट ए टाइम ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। तो हमने कह दिया कि भाई हर 6 महीने में अप्रूवल देना पड़ेगा, आप जो है 3 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, पर 1 साल के बाद आपको एक सिचुएशन इवेल्युएट करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो आप बियॉन्ड 3 इयर्स तक ले जा सकते हो, ठीक है। पहली कंडीशन क्या, या तो नेशनल इमरजेंसी किसी पार्ट में लगी हुई हो, उसको देखते हुए आप प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हो, है ना। अनदर सिनेरियो इज इलेक्शन कमीशन मना कर दे कि इलेक्शंस हेल्ड नहीं हो सकते, है ना। किसके इलेक्शन नहीं होल्ड हो सकते? जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वो कहे कि कंडीशन, क्योंकि देखो जब भी इलेक्शन हेल्ड कराने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन देता है नोटिफिकेशन कि भाई हाँ ठीक है यू गो हेड, कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मना करा कि इलेक्शन ही नहीं कराए जा सकते, इलेक्शन नहीं कराए जा सकते इसका मतलब क्या है, वो असेंबली नहीं होगी, असेंबली नहीं तो अब किसको वो सारा सब कुछ देखना है, समझे ना। तो इन दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो बियॉन्ड 1 ईयर हम जा सकते हैं, उस 3 ईयर तक जा सकते हैं। अगर लोकसभा रिजल्ट है, हाँ, और चीफ इलेक्शन कमीशन ये कह देगी हम लोकसभा के इलेक्शंस कराने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम, लोकसभा के फिर तो एक्सटेंड हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पे बात आते हैं कि अब देखो प्रेसिडेंट को तो क्या ऐसे ही रेंडमली लग सकता है कि स्टेट में लगा दो प्रेसिडेंट रूल, है ना। तो कई बार क्या हु इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कौन, जनरली रूलिंग गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट करती है अगर वो मेजोरिटी में है तो, है ना। आप जैसे एमएलए एमपी के वोट काउंट देखोगे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रूलिंग गवर्नमेंट अगर क्लियर मेजोरिटी में है तो जनरली वो जिस कैंडिडेट को बैक करती है वही प्रेसिडेंट बनता है। प्रैक्टिकलिटी तो यही है ना। तो अब ये बात करते हैं कि वो तो क्या ऐसे सिनेरियो में प्रेसिडेंट की जो इंटेंशन है या उसका सेटिस्फेक्शन है कि यहां लग जाना चाहिए प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि वो तो गवर्नर के कंसेंट से भी रिपोर्ट से भी कर सकता है और बिना रिपोर्ट के भी कर सकता है, तो क्या उसको क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये कहते हैं कि देखो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है अंडर आर्टिकल 356 इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। आप नहीं पूछ सकते कि प्रेसिडेंट को क्यों लगा ऐसा कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक केस आया वो हम आगे पढ़ेंगे, एसआर बोमाई केस, उसमें कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, इंटेंशन मेलाफाइड भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है ना। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको रिवोक करना हो तो हम रिवोक कैसे करेंगे। प्रेसिडेंट एनी टाइम जब वो नेशनल इमरजेंसी को कर सकते थे इसको क्यों नहीं रिवोक कर सकते, जब वो चाहे इसको रिवोक कर सकते हैं बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक है। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब वहां थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था, 1/10 मेंबर जाकर के स्पीकर को या प्रेसिडेंट को बोल सकते थे, है ना, और ऐसा किया जा सकता है। यहां सिनेरियो एंटायरली डिफरेंट है। यह क्या है, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको रिवोक कर सकते हैं, उसमें उनको किसी की जरूरत नहीं है और एक सिंपल सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन देंगे कि अब जो है प्रेसिडेंट रूल स्टेट में नहीं है एप्लीकेबल। फाइन, चलिए इम्पोजिशन, पहला इम्पोजिशन कब हुआ, 1951 पंजाब में। अब देखो उसको लेकर के तो हमें याद रखना है कि 3 बार लगा है, ये तो बहुत बार लग चुका है ना, तो हम कोई ऐसा
सेट रूल नहीं कि ये याद रखिए, यानी फर्स्ट टाइम का याद रख लिया। आप जिस स्टेट का एग्जाम दो उससे रिलेटेड याद रख लेना कि स्टेट में पहली बार कब लगा, लास्ट टाइम कब लगा, कितनी बार टोटल लग चुका है। जैसे HCS का एग्जाम दो तो आप उसको लर्न करके जाओगे, फाइन, कि हरियाणा में कब कब लगा, फर्स्ट कब लगा और लेटेस्ट लास्ट कब लगा था और कितनी बार लग चुका है। ठीक है, तो इसको बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल करके आया, B.R. अम्बेडकर जी ने उस टाइम पे भी कहा, द ड्रास्टिक पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 356 वुड रिमेन अ डेड लेटर। इसको आप अप्लाई मत करो, ये जो पावर जितनी दी है, वुड बी यूज ओनली एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि तो कोई चारा ही नहीं है। इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत ही कैसी पावर है, अनचेक्ड पावर है, अनचेक्ड है, दूसरी ड्रास्टिक पावर। तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कि विम्स एंड फैंसीज पे कर दिया, जब मन आया तब कर दिया। तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो ड्रास्टिक पावर अंडर आर्टिकल 356 मिली हुई है, इसको बहुत स्पेसिंगली यूज करना है ना, और लास्ट रिजॉर्ट में यूज करना है कि अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, चलिए अब ये कहता है कि चलो प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा उसका। तो पहला तो ये कह रहे हैं, देखो जब प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में है तो बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है, किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, या फिर वो जिनको चूज करके भेजेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को उनके हाथ में। ठीक है, तो अब ये कह रहा कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शन अपने आप ले सकते हैं, और जितनी भी पावर किसमें वेस्टेड है, गवर्नर या किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में अगर स्टेट में वेस्टेड है, वो प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है, कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। यही तो करना था, है ना, कि जो फंक्शन वहां का स्टेट लेजिस्लेचर परफॉर्म कर रहा था वो पार्लियामेंट परफॉर्म करेगी। प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, वही बोलने के लिए तो प्रेसिडेंट रूल आता है ना। तो थर्ड चीज प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन दैट स्टेट। किसी भी बॉडी और किसी भी अथॉरिटी का उस स्टेट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो सस्पेंड कर सकते हैं। जब चाहे ये बोल सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी फंक्शन थे अब उनको कौन परफॉर्म करेगा, पार्लियामेंट परफॉर्म करेगी। और किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर कोई भी किसी में वेस्टेड है, चाहे वो गवर्नर है या कोई और है, उसको खुद जो है वो ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। फाइन, तो अब ये कह रहा है कि देखो 3 हेड्स में डिवाइड किया है हमने, सॉरी स्पेलिंग, ठीक है, 3 हेड्स में डिवाइड किया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इफेक्ट ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर या किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी पे क्या असर होने वाला है प्रेसिडेंट रूल का, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, किसी भी स्टेट में जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देगा। जो सीएम हेड करता है जिसको, तो स्टेट में कोई सीएम रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना। तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट ये काम करते हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो स्वयं वहां नहीं जाएंगे, या तो वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे या फिर विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी वो जो है ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे गवर्नर, या तो चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से या कोई भी एडवाइजर जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा उसकी मदद से वो सारा फंक्शन कैरी आउट करेंगे। ठीक है, in fact this is the reason why a proclamation under 356 is known as imposition of president, कि अब जो रूल चलेगा वो किसका चलेगा, प्रेसिडेंट का चलेगा। तो वर्ड भी इटसेल्फ ये बोलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव पे क्या असर पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम विल बी डिसमिस्ड। क्या नेशनल इमरजेंसी में ऐसा हो रहा था, नो, रूल मेकिंग पावर स्टिल थी ना स्टेट्स के पास, बट ओवरराइड कौन कर रहा था, पार्लियामेंट कर रही थी। यहां क्या हुआ, डिसमिस ही कर दिया। ठीक है, अब ये छोटे छोटे माइन्यूट से डिफरेंसेस है। अब स्टेट लेजिस्लेचर पर क्या असर पड़ेगा, द फर्स्ट वन इज, अब ये चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं उस असेंबली को, प्रेसिडेंट चाहे तो।
ठीक है, और क्या करेगी, सारे पार्लियामेंट पास करेगी। स्टेट बजट हो गया या स्टेट से रिलेटेड जितने भी लॉज हो गए वो सब कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, और अगर वो भी सेशन में, सपोज लोकसभा सेशन में नहीं है, देन प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट द ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस पावर यही तो होती है ना कि जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं है बट रिक्वायरमेंट है कि एक लॉ होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस। ये हम आगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, when the state legislature is dissolved or suspended, पार्लियामेंट क्या पावर एक्वायर कर लेती है अपने पास, पहला, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज टू प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। पार्लियामेंट चाहे तो ये पावर किसको दे सकती है लॉ मेकिंग की, प्रेसिडेंट को दे सकती है। बी, President or any other specific authority can make laws conferring power and imposition duties on the center or its officers and authorities। अब प्रेसिडेंट को मिल गई वो पावर, तो वो क्या कर सकते हैं, पावर्स या ड्यूटीज इंपोज कर सकते हैं सेंटर के ऑफिसर्स पर। ठीक है, द थर्ड वन, द सी, प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज्ड व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पेंडिंग इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसको ऑथराइज कर सकते हैं, वो ऑथोराइज है जब लोकसभा सेशन में नहीं, प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से ये पैसा कहां जाएगा। फाइन, और कौन डिसाइड करेगा, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। चलिए, अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट or the president or any other specified authority continues to be operative even after the president। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो को टर्मिनस नहीं होता। को टर्मिनस का मतलब क्या, सेम टाइम पे टर्मिनेट होने वाला इज को टर्मिनस। कि प्रेसिडेंट रूल गया तो लॉ भी चला गया, नहीं, लीगली तो पावर थी ना लॉ मेकिंग पावर, किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट उसको डेलीगेट कर सकती थी प्रेसिडेंट को, है ना। तो वो को टर्मिनेंस नहीं है विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन जा सकती है, रूल कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, बट सच लॉ कैन बी रिपील, ऑल्टर, री एनेक्टेड बाय द स्टेट। अब वो स्टेट लेजिस्लेचर जब आएगा, फंक्शन करेगा, तो अब उसकी मर्जी है, वो इसको इनेक्ट कर सकता है, दोबारा इनेक्ट कर सकता है, या इसको ऑल्टर कर सकता है, या इसको रिपील कर सकता है। ठीक है, ऐसे खुद से ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, चलेगा। अब वो आएगा जब लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, वो डिसाइड करेगा इसके साथ क्या करना है, इसको ऑल्टर करना है, इसको री ऑल्टर करना है, या इसको रिपील करना है। चलिए, जुडिशरी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये लाइन चाहे पढ़ो ना पढ़ो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट पे, उस स्टेट की जिसमें प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा हुआ है, इम्पोज्ड है, उसकी जुडिशरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब वटेवर द सिचुएशन इज, है ना, हाई कोर्ट की पावर तो सेम पावर रहेगी। अब ऐसा करें प्रेसिडेंट रूल लग गया तो जुडिशरी की पावर भी चलेगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर डिफरेंट। तो एग्जीक्यूटिव पे फर्क पड़ेगा, लेजिस्लेचर पे पड़ेगा, जुडिशरी पे नहीं पड़ेगा। चलिए, अब ये क्या है कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि 38 में क्या बोला, 75 में सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड। यही बोलो कि वो क्या है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन, उनको लगा तो उनको लगा। ठीक है, तो अब ये कहता है तो इम्यून हो गया जुडिशियल रिव्यू से। बट 44th में कोर्ट कहती है कि नहीं, डिलीट करो इसको। द 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिलीट किया गया और सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो एसआर बोमाई केस आया 1994, तो उसमें कुछ प्रोविजंस आए, तो वो एक बार देख लेना। सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन फॉलोइंग प्रोपोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। पहली बात तो यही बोली कि आप जो भी प्रोक्लेम करोगे इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल
रिव्यू, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट शुड बी मस्ट ऑन रिलेवेंट मटेरियल। सेटिस्फेक्शन आया कैसे, आपको कैसे लगा? इट शुड बी बेस्ड ऑन, हाँ, रिलेवेंट मटेरियल, ठीक है। तो ग्राउंड्स ऑफ इररिलेवेंट या एक्स्ट्राजेनस इसको हटा दिया जाएगा कि ऐसे नहीं है, आपके पास कोई सॉलिड ऐसे मटेरियल होना चाहिए, रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कहो कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, ठीक है। बर्डन लाइज ऑन द सेंटर। अब क्या है, प्रेसिडेंट को बर्डन नहीं है ये प्रूव करने का कि हाउ आई वाज सेटिस्फाइड फॉर द प्रेसिडेंट रूल। बर्डन किसके ऊपर है? सेंटर के ऊपर, क्योंकि बेसिकली प्रेसिडेंट तो एक्ट करते हैं इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, काउंसिल में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते। आगे जब हम वो पढ़ेंगे ना अपना पार्लियामेंट पढ़ेंगे, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये तो जनरल रूल है ना कि प्रेसिडेंट शुड एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा तो आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे उसको एडवाइस करेंगे। तो अब वो सेटिस्फेक्शन में प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं है, इट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, ठीक है, ठीक है। तो अब है कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ मटेरियल और इट्स एडवोकेसी बट कैन सी वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉट, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है प्रोक्लेमेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड, हाँ, इनवैलिड, इट हैज अ पावर टू रिस्टोर द डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो रिस्टोर कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट गलत तरीके से डिसमिस की गई, ठीक, कोर्ट के पास पावर है। ये एसआर बुमाई केस की कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, दो चार और हैं। अच्छा, जो स्टेट असेंबली है वो कब डिसॉल्व होनी चाहिए? जब पार्लियामेंट अप्रूव कर ले। डिसॉल्व और सस्पेंड में फर्क पता है? फॉर एक ब्रीफ टाइम के लिए, है ना, तब तक के लिए आप उसे सस्पेंड करो, आप उसे डिसमिस नहीं करोगे, डिसॉल्व नहीं करोगे, आप सस्पेंड करके रखो और जैसे ही पार्लियामेंट अप्रूव करे आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। डिसॉल्व का मतलब इलेक्शन दोबारा हो गया, ठीक है। देन पार्लियामेंट फेल्स टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, तो असेंबली वुड बी रीएक्टिवेटेड। कोर्ट ने कहा कि अगर गलत है तो भी हम रिस्टोर कर सकते हैं, अगर अप्रूवल नहीं मिला तो भी रिस्टोर हो जाएगी। Apart from that, secularism is one of the basic feature of constitution. Hence, a state government pursuing anti-secular politics is liable to action under Article 356. Constitution के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, इसका मतलब अगर कोई एंटी सेक्युलर एक्टिविटी आप कर रहे हो तो फॉरन 356 लग सकता है, क्योंकि बोला ना ग्राउंड तो यही कहता है कि आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सेक्युलरिज्म है ना, तो इसको हाईलाइट किया गया स्पेशली इस चीज को। द क्वेश्चन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस until it is done. State council of ministers should not be unseated. अब कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है स्टेट असेंबली, तो अब उनको लगता है कि भाई अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चल सकता, प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, तो टेस्ट पहले फ्लोर पर होगा। फ्लोर का मतलब असेंबली में जमा होंगे सब, अपने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस शो करेंगे। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाते तो प्रेसिडेंट रूल आ जाए। पर वो कहता है कि जब तक वो फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक नहीं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट बी अनसीटेड अंटिल देन। नई पॉलिटिकल पार्टी पावर आती है सेंटर पे, इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट, है ना। ऐसे तो फिर पार्टी खेलती रहेंगी, कांग्रेस आई वो बीजेपी वाली को सस्पेंड कर देगी, बीजेपी आई तो कांग्रेस वाली सारी गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर देगी। दिस इज नॉट बी डन, द ग्राउंड शुड बी फॉलोड, है ना। द पावर अंडर 356 इज एक्सेप्शनल पावर एंड शुड बी यूज्ड ओनली ओकेजनली। वही सेम जो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, है ना, कि ये तो स्पेशल पावर मिली है आपको, इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना है। स्पेशल सिचुएशन के लिए ना, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? अब ये आपको पढ़ना है कि प्रेसिडेंट रूल लगा तो कुछ तो केसेस हो सकते हैं उसके प्रॉपर यूज के। रियल में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, व्हेन वी हैव टू अप्लाई द प्रेसिडेंट रूल। कुछ केसेस हैं उसके इम्प्रॉपर यूज के,
जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व किया है, ऐसे भी केसेस आए, है ना। बड़ा नोटोरियस माना जाता है आर्टिकल 356 को कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेपन की तरह से यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो आपका कुछ होमवर्क मैं आपको देने वाली हूं आज की क्लास में, आपको ये थोड़ी सी रिसर्च करके आनी है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूजेस को पढ़ के आना है ना। इंस्टेंसेस देखने, इंस्टेंसेस वेयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्रॉपरली अप्लाइड, ये रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल। अब जरूरी भी है ना, इसीलिए तो इमरजेंसी प्रोविजंस आए, पार्ट 18, है ना। तो पहला तो क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, कि सपोज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, उसको तो तुरंत हटाया जाना चाहिए ना, एल्स प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वायलेटेड, उसको तो तुरंत हटाया जाना चाहिए। अब नाउ हु विल कैरी द गवर्नमेंट, इतना इजी तो नहीं है इलेक्शन इतनी जल्दी करा पाना, तो देयर विल बी डिसकंटिन्यूटी, उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए प्रेसिडेंट रूल इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। दूसरा कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इससे अपहोल्ड होता है ना, स्टेट्स को डर रहेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है, एल्स यहां पर प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट होता है ना, एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसके साथ डील किया जाना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होता है ना कि इफ दैट हैपेंस तो क्या होगा, who will take over, who will perform this exercise या who will perform this duty, तो वो सब असाइन है ऑलरेडी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा इसके थ्रू। अब ये कहता है प्रेसिडेंट रूल के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, अभी हम प्रेसिडेंट रूल के कर रहे हैं, बाद में नेशनल इमरजेंसी के भी, इमरजेंसी प्रोविजंस एज अ होल उसका भी क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, ये मेंस के आंसर में आपका काम आएगा। तो क्रिटिसिज्म क्या है प्रेसिडेंट रूल का, क्या दिक्कत है, पहला तो पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है इसका, है ना, कि कोई भी गवर्नमेंट आई वो अगर सेम आइडियोलॉजी की नहीं है तो उसको मिसयूज कर सकती है। अनदर इज अंडरमाइनिंग द फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, स्टेट्स को पावर देना, तो ये क्या है, ये तो ऑपोजिट है, पावर किसके हाथ में गई, है ना, तो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के तो अगेंस्ट है। अनदर वन इज लैक ऑफ क्लियर क्राइटेरिया, है ना। अब प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को क्वेश्चन करना ये अपने आप में बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है, तो एक प्रॉपर जो है वो क्राइटेरिया नहीं, ऐसा कहा जाता है कि बड़ा वेग सा क्राइटेरिया प्रेसिडेंट रूल लगाने का। अनदर वन इज सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, व्हाट इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, प्रोसेस तो यही कहती है कि सेंटर अपना इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, स्टेट्स की पावर यहां तक है, ठीक है। तो अब ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं रही, क्योंकि एक बंदा क्या है वो तो अपनी चला रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये कह रहा है कि दूसरा क्या हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ टेंडेंसी आ सकती है, और दूसरा इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, इसमें भी फर्क आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट चल रही थी, वो अपने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रही थी या क्या चला रही थी, अब सिस्टम जो है वो एकदम से गड़बड़ा गया, तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट में बिकम डिक्टेटर, है ना, अब इंसान ही है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमने पढ़ा, पहला तो क्या है, ग्राउंड क्या होता है, देखो ग्राउंड है अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इज थ्रेटेंड, लोन इतना हो गया, क्रेडिट इतना हो गया, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती देश में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा, सेम इसमें भी कुछ प्रोसेस आए कि 38 में क्या कहा गया कि satisfaction of president in declaring a financial emergency under 360 is conclusive और cannot be challenged, तो यहाँ के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है। अप्रूवल कैसे दिया जाएगा, सिंपल से दिया जाएगा, सीधी सी बात है, सिंपल, 2 months का टाइम है इशू होते ही, देन प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड इन टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, कोई सेम कांसेप्ट है, तो उसके आने के बाद उसको 30 दिन मिलेंगे, तीनों में ये तो सेम चल रहा है ना, क्यों रीअसेंबल होने के बाद जब लोकसभा नहीं है या डिसॉल्व हो चुकी है तो नई लोकसभा जब आएगी उसके पास 30 दिन होंगे इसको अप्रूव करने के लिए, दैट वाज इट।
और राज्यसभा को मीन टाइम इसको अप्रूव करना पड़ेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगी? कोई ड्यूरेशन नहीं है, जब तक चाहे तब तक इसको इंडेफिनिटली पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए तो टाइम था ना, कितना कितना 6 मंथ का एक्सटेंशन देके नेशनल इमरजेंसी को इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। एक है मैक्सिमम 3 इयर्स, पर उसमें भी क्या अप्रूवल देना पड़ेगा। नहीं, 1 साल के बाद तो सिचुएशन रिव्यू की जाएगी कि इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आगे चले, नहीं तो खत्म। 2 पॉइंट है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखते हुए ध्यान में रखनी है। नो मैक्सिमम पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड, पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है, रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, रिवोकेशन कैसे होगा? कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, अपने सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से इसको रिवोक कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, सेम एज प्रेसिडेंट रूल। चलिए इफेक्ट्स क्या होंगे? अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तो उसके इफेक्ट क्या होने चाहिए? पहला तो क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग द डायरेक्शन ऑफ एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज स्पेसिफाइड बाय इट। किसी भी स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप बेसिकली अपने फाइनेंसेस को ऐसे मैनेज कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सच अदर डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज द प्रेसिडेंट डीम नेसेसरी। दूसरी स्टेट्स को भी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि बेसिक। अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंसेस को बेटर तरीके से, एक जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करें अपने फाइनेंसेस को। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो इशू कर सकते हैं ना डायरेक्शन, प्रेसिडेंट किसी और स्टेट को भी चाहे तो कर सकता है। अब एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड क्या है, ये जो डायरेक्शन दी है क्या क्या इंक्लूड कर सकती है? रिडक्शन ऑफ सैलरीज सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जितने भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल रखे हैं ये सब प्रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, president may issue direction for the reduction and allowances of salary, sorry, reduction of salaries and allowances किस किसके? यूनियन को सर्व करने वाले या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड। तो जब हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपकी सैलरी डिडक्ट की जा सकती, कम की जा सकती। हाँ, सैलरीज का तो मतलब क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। ठीक है, दूसरा किसके बारे में, अलाउंसेस के बारे में पूछ रहे हो? देखो 2 तरीके से पे किया जा सकता है आपको, एमलमेंट्स कह रहे होंगे तुम। हाँ, 2 तरीके से पे किया जा सकता है, कैश एंड काइंड। तो कैश कंपोनेंट को सैलरी बोलते हैं, जो आपको गाड़ी मिली, आपको नौकर मिले, जो सारी फैसिलिटीज मिली वो इनमें काउंट होती है। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किसका? इमरजेंसी प्रोविजंस का, है ना। हमने प्रेसिडेंट रूल का क्रिटिसिज्म अलग से पढ़ा, नेशनल इमरजेंसी का क्रिटिसिज्म अलग से पढ़ा। अब हम इमरजेंसी प्रोविजन एज अ होल उसका क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं कि है ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। पहला तो क्या है, एंडेंजरिंग द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पार्ट 18 है ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल राइट्स को थ्रेट कर रहा है सिटीजन के, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव ऐसा कर रहा है। देन प्रेसिडेंट में बिकम डिक्टेटर, सब उन्हीं का तो चल रहा है ना। देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स विल बी नलिफाइड। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है ना, स्टेट्स विल बी as independent as autonomous in case of finances as it can be, जितना भी पॉसिबल उनको ऑटोनॉमी दो, है ना। पर ये क्या हो जाएगा, ये तो कंपोनेंट नलिफाई हो जाएगा क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है, यूनियन या प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस बात को डिस्कस किया गया। ये है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। आपको कोई भी 2-3 जो आपको लगे ठीक है लर्न करने,
क्योंकि जब आप इनके ऊपर आंसर लिखोगे तो आपके पास प्रॉपर किसी की कोई कोट या किसी की कोई व्यू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी का याद कर लीजिए, के टी शाह का, एच बी कामत जी का कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। ठीक, जैसे कुछ ने सपोर्ट भी किया, महावीर त्यागी जी ने सपोर्ट किया कि सेफ्टी वॉल, है ना, तो आपको ये याद रखने हैं कि सही याद। कुछ चीजें हैं जो आपको घर से करके लानी है। अच्छा, एक जो करेक्शन की बात है, अब तीनों की एक कंपैरिजन से देख ओवरव्यू सा। तीनों इमरजेंसी का एक ओवरव्यू। 352 को अप्लाई कैसे किया जाएगा, जब वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो और आर्म्ड रिबेलियन हो। इसको किस बेसिस पे 356 को, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, या फिर नंबर 2 ये हो सकता है आर्टिकल 365 कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए तो आर्टिकल 360। ये कहता है अप्रूवल, अप्रूवल दोनों हाउसेस को करना पड़ेगा, स्पेशल से करना पड़ेगा। इसको काटो, दिस इज सिंपल। ठीक है, एंड अप्रूवल बाय सिंपल मेजॉरिटी विद इन 2 मंथ्स। अब ये कह रहे हैं कि रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कैसे होगा, बाय प्रेसिडेंट या फिर रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा के, मैंने बोला था 110। इसको रिवोक करने के दो तरीके हो सकते हैं, वन इज प्रेसिडेंट, अनदर वन इज, है ना, ये दोनों ही प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे, उसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की या मेंबर्स की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन 3 बार हो चुकी है, ये तो पता ही नहीं, है ना, तो पहली बार वाला याद रख लें, फर्स्ट वॉज पंजाब 1951 एंड ये अभी तक नहीं लगी, ये करेक्शन था। ठीक है, तो कुछ काम है देख लो। मेजर रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन, पंची कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या है। इमरजेंसी प्रोविजंस को इंप्रूव करने के या उन पे काम करने के लिए। दूसरा क्या है, कंपैरिजन ऑफ आर्टिकल 352 एंड 356, टेबल ड्रॉ करनी है, इजीली कहीं भी मिल जाएगी, पर ये काम मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि 352 एंड 356, व्हाट इज 352, नेशनल इमरजेंसी, व्हाट इज 356, प्रेसिडेंट रूल, तो दोनों की कंपैरिजन। द थर्ड वन इज मिसयूजेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मिसयूजेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, और ये टेबल से पढ़ना है, द केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जो पीपीटी पे स्लाइड गई। फाइन, ये होमवर्क है, हर किसी की नोटबुक में होना चाहिए। ये कंपोनेंट था पर मैंने जानबूझ के मिस किया है, सिंस स्टूडेंट्स की नोटबुक में होगा, बाकी के में नहीं, और इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे हो गए इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में वी विल डील अप विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। कैसे, किसमें, ऑप्शनल के लिए, मतलब पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए। हाँ, फिर तो बेटा वो आप अपना उठाओ पीएम बख्शी वाली किताब, एक्ट से एक एक चीजें पढ़ो कि एक्ट में क्या दे रखा है, आर्टिकल में क्या दे रखा है ना, देखो एक एक कंपोनेंट यही मिलेगा, और इससे ज्यादा फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या हो सकता है।